एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस सिलेबस को या इस कम्प्लीटली बात को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे इस वीडियो में यही पॉइंट की बात करूँगा कि पाई का मान 22/7 और मतलब 22 कहाँ से आया है, बट्टे में 7 क्यों लिखा गया है, ये पाई एक्चुअली में होता क्या है। इसका यूज आपको मैक्सिमम में अल्टरनेटिंग करंट में आता है। जब आप क्लास 12 का फिजिक्स देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, उसमें आपको मिलेगा पाई का मान 22/7। आप हर जगहों पर यूज करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल निकालने में यूज करते हैं, शंख का क्षेत्रफल निकालने में यूज करते हैं। किसी भी फील्ड में आप देखेंगे पाई का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा का यूज होता है। इन सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें एक पाई होता है, उसका मान क्या होता है 22/7। क्यों आप रखते हैं 22/7, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और जब आप प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे तो ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का पहला टॉपिक है, अर्थात पहला वीडियो है, जो कि हम प्रत्यावर्ती धारा का कोई भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे आप मेरी बात पर विश्वास करिएगा, ये प्रत्यावर्ती धारा का अहम टॉपिक है। जब आप इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का अलग अलग जगहों पर आपको फंसाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल टी क्या होता है, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ये सब क्या है, इस सब के बारे में आज बहुत अच्छे से समझेंगे। रेडियन क्या होता है, रेडियन अगर आप यहाँ पर अंश को रेडियन में बदलते हैं तो इसका मतलब अंश का जब रेडियन में बदलने के लिए आप पाई/180 का गुणा कर लेते हैं तो ये एक एक्चुअली में रेडियन में आ जाता है। अगर आप रेडियन को अंश में बदलते हैं तो इसमें आपको 180 बट्टे में पाई का गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये अंश है तो रेडियन क्या होता है, हम लोग बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है। अब वृत्त में आपका केंद्र है, ये आपका आर है। इस आर से जो यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। ये हमारा किस में कहलाता है, अंश में। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी बातें हम बताते हैं मेरा यही अहम रहता है कि हम पहले से बहुत नीचे से उठाते हैं और बहुत ऊपर तक पहुंचा देते हैं, जो कि आपको समझने आसान होगा और मेरा समझाना आसान होगा। अगर मैं बीच चैप्टर से अगर मैं कोई टॉपिक को अगर मैं बीच से बताऊंगा तो मुझे ये बताने में परेशानी होगी कि पता नहीं आप ये वाली बात जान रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए हमको पहले यही वाली बात बता लेने दीजिए ताकि हम वो वाला बात बताने में आसानी रहे। तो इसीलिए हम हर एक बात को, छोटी छोटी बातें को हम सब कुछ बताते हैं, जो कि आपको समझना आसान रहेगा और मेरे समझाना आसान रहेगा। इसीलिए आप आराम से समझने का प्रयास करें। आते हैं पॉइंट पर। तो अब ये हमारा अंश है, तो जब हम इसे रेडियन में ज्ञात करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे कि 30 में हमने पाई/180 का गुणा कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बात किया था। तो यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब पाई/6 हो जाएगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये एक्चुअली में ये है क्या, बहुत बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब भी हम इसे आर त्रिज्या का वृत्त है, तो जब भी हम इसे एंगल को ज्ञात करेंगे
तो ये हमारा फाई कहलाएगा। और उस कंडीशन में फाई बराबर जो होगा, ये चाप की लंबाई ए और ये बी, यानी ए और ये बी चाप की लंबाई, ये चाप है, जिसको अगर मैं बात करूं तो ये आपका चाप हो गया, ये आपका ए और ये आपका बी, और ये आपका केंद्र ओ है, जो ये आर की दूरी है। तो अगर मैं बात करना चाहूं ऐसे कंडीशन में, तो आपका जो ये फाई आया है, फाई इज इक्वल टू में ए बी चाप बट्टे में त्रिज्या, जिसे हम कह सकते हैं कि ए बी चाप बट्टे में आर। तो ये आपका जो मान आएगा उस वक्त में, वो आपका रेडियन में आएगा, ये आपका रेडियन में आएगा। हम लोग कुछ अब बातें को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये ए बी की जो चाप की जो लंबाई है, जो हमने ये ए बी चाप की जो ये लंबाई है, तो हम ये सोच करके चलें कि अगर इसकी लंबाई हम लोग पूरे वृत्त को ले लें, पूरे वृत्त को ले लें, जिसे हम बोलेंगे पूरे परिधि को ले लें, तो हमें आकलन करना होगा। तो जब हम इसकी त्रिज्या 1 लिए थे, तब इसकी परिधि की बात करूंगा। इसकी परिधि जब हम त्रिज्या 1 लिए थे तो इसकी परिधि हमारी दशमलव में आई थी, 6 पॉइंट में कुछ करके आएगी। तो ये हमें करना आसान नहीं था। उसी प्रकार जब हम 2 ले लिए थे तो यहाँ भी दशमलव में आएगा, जो हमें करना समझना आसान नहीं है। और मैं ऐसा करूंगा कि जो ऊपर की तरफ जो आए वो दशमलव में ना आए, दशमलव में नहीं आए, और एक पर्टिकुलर मान आए। तो जब हम त्रिज्या को यहाँ पर 3 ले लेंगे तो भी यहाँ पर दशमलव में आने लगा तो भी मान नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम त्रिज्या को 7 ले लेंगे तो जो परिधि जो आ जाएगी वो हमारी 44 आ जाएगी। बात को ध्यान से समझिएगा। तो अब हमारा यहीं से पाई का नाम निर्माण हो रही है। तो जब हम अभी भी मैंने बात किया है कि जब मैं पूरी परिधि की लंबाई को जब मैं लूंगा भाई इसको, तब उस समय हमको पूरा एंगल भी याद करना होगा। जितनी लंबाई हम चाप लिए थे हम उतना ही का ना कोण याद करेंगे, उतना ही को हम रेडियन में निकाल पाएंगे। तो जब हम पूरे चाप की लंबाई ले लेंगे तो उस टाइम में हमारा पूरा एंगल ये निकलेगा, पूरा से पूरा। तब हम बोलेंगे कि इसकी लंबाई पूरा जो है उसको हम बोलेंगे चाप, मतलब इसकी लंबाई बोलेंगे 44। तब हम जो त्रिज्या लिए थे वो हम 7 लिए थे, तो बत्ते में क्या आ जाएगा 7। तो अब हमारे दिमाग में ये आने लगा कि जब हमारी त्रिज्या 7 थी तब इसकी वृत्त कितना हो गई 44 हो गई, जो इसकी परिधि कितना हो गई 44 हो गई। मैं आपसे समझाना ये चाह रहा हूं, तब ये पूरा वृत्त के लिए था। तो अब हमारे लोग क्या कर दिए, इसको 2 भागों में इसको बांट दिए। तो एक तरफ का नाम दे दिए पाई और दूसरे की तरफ का नाम दे दिए पाई। मेरा बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम यहाँ से ले लिए थे ये वाला 7 आया था, तो इसका मान कितना आया था, पूरे का लंबाई 44 आया था। तो इसको हम चाप में देख लेंगे, तो यानी चाप हमारा कितना हो जाएगा 44 और हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। तब हम इसे क्या कर दिए, 2 भागों में इसको बांट दिया गया। तो 2 भागों में बांट देने के बाद ये वाला जो क्षेत्र त्रिज्या है, जो मान है अंश रेडियन में, इसको पाई नाम दे दिया गया और दूसरे वाले को भी क्या दे दिया गया पाई। तो अब ये दोनों मिलाकर के उसका नाम दे दिया गया 2 पाई। तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं
2 पाई। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 अपान में 22/7 अपान में पाई। तो यानी इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमारा पाई का मान 22/7 होता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि ये चाप होता है और नीचे वाला त्रिज्या होता है। और तब उस टाइम में इसी का कोण होता है पाई। अगर ये 7 होता था तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 22 होता है। ये केवल यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई हो गया, 22। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 22/7 कुछ और नहीं बल्कि इसका रेडियन में अनुपात है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे अभी भी समझाया है कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। जो ऊपर वाला जो चाप होता है, नीचे वाला त्रिज्या होता है, जिन्हें हमने चाप अपान में आर कहते हैं। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसके बाद आपको समझना है कि क्या होता है कोणीय विस्थापन या कोणीय वेग। चलिए समझते हैं। मैं आपसे फिर से बताना चाहूँगा कि अब आपको ये बातें पता होगा कि वेग बराबर होता है विस्थापन अपान में समय। तो अगर यहाँ पर कोणीय वेग लगा दें, कोणीय विस्थापन बट्टे में समय, तो चलिए हम लोग इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। और मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब का प्रत्यावर्ती धारा में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जब आप इन सभी बातों को नहीं समझेंगे तो वो आपको परेशान करेगा बार बार। आइए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें आपको क्या समझना है कि अगर कोई भी आपके पास ये है आपका विस्थापन, तो ये जो कोणीय जो विस्थापन है इसी को आप बोलते हैं फाई। इसी को आप बोलते हैं फाई। तो कोणीय विस्थापन आप समझ पा रहे होंगे कि चाप बट्टे त्रिज्या होता है। क्या समझ रहे हैं आप, चाप बट्टे त्रिज्या। और कोणीय वेग मतलब कोणीय वेग में आपको समझना होगा कि कोणीय वेग दिखाया जाता है ओमेगा से। तो अगर आपका कोणीय वेग कहा जाए तो कोणीय विस्थापन मतलब ये इतना कोण में विस्थापन हो गया, कोणीय विस्थापन बट्टे में लगा समय कैपिटल टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कोणीय विस्थापन बट्टे में लगा समय स्मॉल टी। इसको स्मॉल टी भी मान लीजिए आप। तो अब हम लोग आते हैं कि अब ये पूरे एक साइकिल का कोणीय विस्थापन ज्ञात करने जा रहे हैं, कोणीय वेग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पूरे एक साइकिल का कोणीय विस्थापन अभी मैंने बताया है कि जब मेरे पास एक साइकिल था तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन पाई था और यहाँ पर कोणीय विस्थापन पाई था, तो दोनों मिलाकर के इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई। यानी इस बात को बोला जाता है, मतलब एक बात समझने की प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर कई नाम से पुकारा जाता है, कई नाम से बोला जाता है। या इसको आप एक साइकिल कहें, 1 साइकिल कहें,
या वन कंपन कहें या वन वाइब्रेशन कहें, वन वाइब्रेशन कहें या वन मतलब कुछ भी कह सकते हैं इसमें। यानी एक साइकिल या एक कंपन या एक वाइब्रेशन एक यानी एक कंप्लीट होने में। तो उसमें हमारा ये कोणीय विस्थापन जो आया है वो आपका 2π आया है। लेकिन जो एक कंपन पूरे होने में, अर्थात अगर बात करें एक कंपन या एक साइकिल या एक चक्कर समझ लीजिए, पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। जिसे कैपिटल T से दिखाते हैं। तो ये आपका जो एक चक्कर पूरा कर रहा है, चाहे एक कंपन पूरा कर रहा है, चाहे एक वाइब्रेशन पूरा कर रहा है, चाहे एक दोलन पूरा कर रहा है, वो सभी एक चीज़ है। इसका मतलब उसको पूरा क्या करने में जो लगा समय होता है एक में, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो एक चक्कर की यहाँ बात हो रही थी या एक दोलन की बात हो रही थी या एक कंपन की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका समय लगता है उसे आवर्तकाल ही कहते हैं। तो आवर्तकाल दिखाते हैं कैपिटल T से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2π अपान में कैपिटल में T। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ओमेगा इज इक्वल टू में 2π अपान में कैपिटल में T होता है। तो ओमेगा का मतलब क्या हुआ? कोणीय वेग। वेग मतलब ये कितने रफ्तार से ये घूम रहा है। तो मतलब ये आपका जो चाप है ये पूरा एक कंपन के लिए है, और मैंने अभी भी समझाया है कि 2π कहाँ से आता है। तो जब आप 2π आराम से समझे रहेंगे तभी ना आप यहाँ पर लिख पाएंगे। अब यहाँ पर यह आपका कैपिटल में T हो गया। अब हम कुछ बातें और बताना चाहते हैं, आते हैं मेन पॉइंट और आगे पर। मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा आवृत्ति के बारे में। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इनका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब क्या है कि कैपिटल T समय में चक्रों की संख्या 1 है। पॉइंट में आते हैं, यानी कैपिटल T समय में चक्रों की संख्या 1 है। अर्थात दूसरे भाषाओं में ये समझना है कि कैपिटल T सेकेंड में चक्रों की संख्या 1 है। इस समय में मतलब ये बोले तो घंटा थोड़ी नहीं रहेगा, ये केवल सेकेंड में रहेगा। तो कैपिटल T सेकेंड में चक्रों की संख्या 1 है, यानी एक चक्कर, ऐसे मैं लिख देता हूं, एक चक्कर या राउंड। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या। तो आप पढ़े होंगे वो बातें कि ऐसे कंडीशन में 1 का गुणा 1 में होगा, तो इसलिए 1 इंटू में 1, फिर बट्टे में कैपिटल में T। तो अब आप ये बात समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 बट्टे में कैपिटल में T, मैं यहाँ पर लिखा हूँ,
और ये आपका क्या है, चक्करों की संख्या, यानी राउंड है। क्या है ये, राउंड। और मानेंगे नहीं, मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति को हमेशा स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ये बातें आपको नोट करना है कि जब ये स्मॉल एफ बराबर जो होता है, स्मॉल एफ जो बराबर होता है 1 में कैपिटल में टी होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, अब हम इसको कुछ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू में 1 में कैपिटल में टी। अब आप इसके जगह पर इसका मान एफ रख देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई एफ, ये आपका सिद्ध हो गया। तो मैं आपको इतना बताया हूं कि जो आवृत्ति एफ होती है 1 सेकेंडों में कंपनों की संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फ्रिक्वेंसी, जो हमारी बिजली जो आती है वो 1 सेकेंड में वो 50 हर्ट्ज आती है। वहीं अमेरिका में 1 सेकेंड में 60 हर्ट्ज आती है, मतलब 60 कंपन होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी अभी आवर्तकाल के बारे में अध्ययन किए हैं और अभी अभी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति और इसके बाद आवर्तकाल, कोणीय वेग, विस्थापन, ये सब के बारे में अध्ययन किए हैं। तो हम लोग अब बारीकी से एक न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं और इस न्यूमेरिकल में जितना कुछ हो सकता है सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मैं इस समय तो प्रत्यावर्ती धारा तो नहीं बताया हूँ, मगर मैं जब बता दूंगा प्रत्यावर्ती धारा तो इसके बारे में आप पूरी तरह से डिटेल समझ जाएंगे कि ये है क्या और कहाँ से ये आया है, और इसके बारे में आप तब समझ जाएंगे। तो मैं अभी जितना पूछ रहा है सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगा। ये आई इज इक्वल टू में दे रखा है 4 में साइन 100 पाई टी, इसके माइनस में 5। तो एक फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू में 4 पाई, ये आई है इसलिए आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस ये हो जाएगा 5। तो इसके जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ओमेगा टी इज इक्वल टू में दे रखा है 100 में पाई अप टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू में आ जाएगा 100 में पाई। अब आपको ये बातें पता होगा कि 100 पाई ओमेगा का मान यहाँ पर निकल चुका है। तो हमें इनका मान निकालना है आवर्तकाल। आप सभी को पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई बाई कैपिटल में टी होता है, जो आपका ये चाप का काम करता है, या आपका आवर्तकाल का काम करता है। तो बस यही काम यहाँ आपको करना है। इसका मतलब यहाँ पर जो दे रखा है ओमेगा अपान इक्वल टू में 100 में पाई, इसके जगह पर रखना है 2 पाई अपान में कैपिटल में टी इज इक्वल टू 100 में पाई। तो आप देख पा रहे होंगे आपको इस पूरे को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। एक यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। अब पूरे को जब आप उल्टा कर देंगे मतलब 1 बाई कैपिटल टी बाई में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1 बाई में यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, सेकेंड है। तो जिन्हें हम बोल सकते हैं कि कैपिटल टी इज इक्वल टू में 1 बाई में 50 सेकेंड।
और हमारे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स, देखिएगा आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल जो होता है वो कहीं न कहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति से, आवृत्ति से। यानी इसे हम बोलेंगे कैपिटल टी इज इक्वल टू में 1 में एफ, और यही बोल सकते हैं इसको कि एफ इज इक्वल टू में 1 में टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये कहीं न कहीं अगर इसे कंपेयर करेंगे 1 में एफ से, तो आपको एफ बराबर में 50 हर्ट्ज का मान निकल जा रहा है। यानी यहाँ पर केवल आवर्तकाल ही केवल पूछा हुआ है, जिसका है कैपिटल टी इज इक्वल टू में 1 में 50 सेकेंड। तो अगर आप इसे और बढ़िया से भाग दे करके निकालेंगे तो 1 में आप 50 से भाग दे दीजिए, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दीजिए, फिर 0 लगा कर यहाँ 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 2। इसका मतलब ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि स्मॉल कैपिटल टी इज इक्वल टू में 0.02 सेकेंड आंसर है ये आपका। अगर मैं बात करूँ फ्रिक्वेंसी में, तो एफ इज इक्वल टू में हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू में हो जाएगा 50 हर्ट्ज। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है मगर यही बात पूछा है, तो आप अगर ये आवृत्ति भी पूछ सकता था तो आप उसका आंसर ये दे देंगे। अगर इस साइन वेव के डायग्राम में मतलब यहाँ पर आई का जो मान दे रखा है, अगर इस कंडीशन में अगर ये पूछे कि ये आई यहाँ पर 4 है, ये मैक्सिमम 4 है, इसीलिए इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम करंट। कितना बोलेंगे? मैक्सिमम करंट, यानी यह है आपका 4 एम्पियर। ये है आपका विचलन, मतलब इसे बोलते हैं अग्रगामी या पक्षगामी धारा, यानी इसको बोलते हैं पक्षगामी धारा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो अग्रगामी धारा होता, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? पक्षगामी धारा है। तो आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं हूँ, इसलिए केवल आप उतना ही पढ़ें जितना हम अभी बता दे रखे हैं। अब हम आएंगे कभी न कभी अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरा तबीयत